हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट होते क्या है, इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है, इसकी स्टेबिलिटी किस तरीके की होती है। तो हम शुरू करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन होते क्या है। हमेशा कार्ब एनाइन बंध के विषमांस विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं। जब हम किसी सहसंयोजक बंध का, जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, सोडियम मैथिल है, इसमें जो कार्बन और सोडियम के बीच में सहसंयोजक बंध है, उसका जब हम विषमांस विखंडन करवाते हैं, विषमांस विखंडन का मतलब असमान तरीके से इस बंध को तोड़ते हैं, तो हमेशा मेटल पर किस तरीके का चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। कार्बन और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण जो कार्बन है बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, और बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से कार्बन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो बचा हुआ सोडियम परमाणु है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब किसी बंध के विषमांस विखंडन हम करवाते हैं, किसी सहसंयोजक बंध का विषमांस विखंडन हम करवाते हैं, तो उसमें जो ऋणावेशित मध्यवर्ती स्पीसीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन मध्यवर्ती कहते हैं। तो हम अगर कार्ब एनाइन की विशेषताएं लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पहले तो फर्स्ट इसकी विशेषता क्या होगी कि सहसंयोजक बंध के विषमांस विखंडन के फलस्वरूप, विषमांस विखंडन के फलस्वरूप जो क्रियाशील मध्यवर्ती ऋणायन बनता है, क्रियाशील मध्यवर्ती ऋणायन बनता है, उसे कार्ब एनाइन कहते हैं। कार्ब एनाइन में हमेशा जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे होगा, कार्बन परमाणु पे होगा। दूसरी बात ये कि इसमें कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये किस तरीके से बिहेव करता है, इस पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो और ये क्रियाशील भी है। तो जब इसे कोई अभिक्रिया करनी होगी तो ये किसके साथ जुड़ना चाहेगा, ऐसी रिएक्शन, ऐसे कंपाउंड या ऐसे तत्व के साथ जुड़ना चाहेगा जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, है ना। तो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, नाभिक स्नेही की तरह, कि खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स तो खुद के पास है और चाहिए क्या, इसे नाभिक चाहिए, है ना, तो या पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो ऐसी स्पीसीज के साथ वो जुड़ना चाहता है। तो किस तरीके से बिहेव करता है, नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करता है। तो दूसरी विशेषता क्या लिख सकते हैं हम कि कार्ब एनाइन नाभिक स्नेही की तरह नाभिक स्नेही की तरह क्रिया करता है, और नाभिक स्नेही की तरह तो क्रिया करता है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। और किस तरीके से ये क्रिया कर सकता है, नेगेटिव चार्ज है तो अगर हम लुईस अम्ल और क्षार के बेसिस पे देखें तो लुईस क्षार हम किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो हम कह रहे हैं कि कार्ब एनाइन में कार्बन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा होने के कारण ये क्या करता है, लुईस क्षार की तरह भी बिहेव करता है, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी भी रखता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कार्ब एनाइन किस तरह बिहेव करता है, लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है। तो तीसरी विशेषता हम क्या लिख सकते हैं, यह लुईस क्षार की तरह क्रिया करता है। तो
तो ये तो हो गया कार्बेनाइन की विशेषताएं कि कार्बेनाइन बंध के विषमांस विखंडन से बनता है और विषमांस विखंडन के फलस्वरूप जो ऋणात्मक इंटरमीडिएट बनता है या क्रियाशील स्पीसीज बनती है जिसमें कार्बन के ऊपर क्या हो नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कार्बेनाइन मध्यवर्ती बोलते हैं। कार्बेनाइन में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये नाभिक स्नेह की तरह बिहेव करता है, मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उस स्पीसीज के साथ ये जुड़ना चाहता है। और दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी भी रखता है, मतलब लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है। अब ये तो हो गई कि कार्बेनाइन होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। अब हम देखते हैं कि इसकी कक्षीय संरचना कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है ना। तो संरचना देखते हैं, इसमें हमें पता चल रहा है कि 3 बंध तो इसने बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूं तो पता चल रहा है इसमें कि जो 3 कार्बन में 3 बंध है वो तो किसके साथ बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन के पास एक क्या है एक और ऑर्बिटल बचता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कार्बन के साथ क्या है 3 बंध तो हाइड्रोजन ने बनाए हुए हैं और इसके अंदर संकरण किस तरीके का है sp3 संकरण है। तो 3 कार्बन के संकरण से 4 sp3 संकरित कक्षक बनते हैं। कार्बन में एक s px py और pz के मध्य S के पास एक इलेक्ट्रॉन है, Px के पास एक इलेक्ट्रॉन है, Py के पास एक इलेक्ट्रॉन है और Pz के पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन S के एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन ने बंध बना लिया, Px के एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन ने बंध बना लिया और Py के एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन ने बंध बना लिया, और जो Pz है उसके अंदर क्या है 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और इस तरीके से ये संकरण क्या हो गया sp3 संकरित कक्षक। कितने 4 sp3 संकरित कक्षक बने, जिसमें एक sp3 संकरित कक्षक में कार्बन हाइड्रोजन बंध है, दूसरे sp3 संकरित कक्षक में कौन सा बंध है कार्बन और हाइड्रोजन, और तीसरे sp3 संकरित कक्षक में भी कार्बन और हाइड्रोजन बंध है। और जो चौथा sp3 संकरित कक्षक है उसके अंदर क्या है लॉन पेयर्स है या इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है उपस्थित है ना। तो ये तो इसकी संरचना हुई। हमें पता चल रहा है जिस तरीके की जैसे जनरली मैथेन अगर हम देखते हैं मैथेन में क्या होता है ये लॉन पेयर है उसकी जगह भी क्या होता है एक हाइड्रोजन के साथ कार्बन बंध बना लेता है, और संरचना कैसी होती है जनरली चतुष्फलकीय संरचना होती है। लेकिन यहाँ एक लॉन पेयर उपस्थित होने की वजह से लॉन पेयर का बॉन्ड पेयर्स पे क्या होता है प्रतिकर्षण होता है। लॉन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ प्रतिकर्षण होने की वजह से इसकी संरचना टेट्राहाइड्रल ना होके क्या हो जाती है पिरिमिडीय हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बेनाइन की संरचना किस तरीके की होगी पिरिमिडीय होती है, और इसमें संकरण किस तरीके का होता है कार्बेनाइन में sp3 संकरण होता है। और होता क्या है कार्बन के साथ क्या होता है तीन sp3 कक्षकों के साथ 3 हाइड्रोजन बंध बना लेता है, 3 sp3 कक्षकों के साथ 3 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, और जो चौथा sp3 संकरित कक्षक है कक्षक में चौथे sp3 कक्षक में लॉन पेयर या एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्बो
एनाइन की संरचना इस तरीके की होती है, sp3 संकरित संकरण होता है कार्बन का, और संरचना किस तरीके की होती है, पिरिमिडी होती है, जिसमें 4 sp3 संकरित कक्षक बनते हैं कार्बन से, और तीन के साथ तीन हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, और चौथे में जो लॉन पेयर्स है वो उपस्थित रहते हैं, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन का बढ़ता रहता है, और वो क्रियाशील मध्यवर्ती स्पीसीज होती है ना। तो ये तो हो गई कि कार्बेनाइन की संरचना क्या होती है ना। अब हम देखते हैं कि कार्बेनाइन का वर्गीकरण हम किस तरीके से कर सकते हैं, या कितने तरीके के कार्बेनाइन्स हो सकते हैं। अगर मैं देखूं टाइप्स ऑफ कार्बेनाइन या कार्बेनाइन का वर्गीकरण, तो जनरली इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक कार्बेनाइन, द्वितीयक कार्बेनाइन और तृतीयक कार्बेनाइन। प्राथमिक कार्बेनाइन जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री, द्वितीय कार्बेनाइन और तृतीयक कार्बेनाइन, है ना। प्राथमिक कार्बेनाइन में क्या कहते हैं, जब ये मैथिल समूह है, इसको हम बोलते हैं मैथिल कार्बेनाइन। प्राथमिक अब किसको बोलेंगे, जब ये मैथिल कार्बेनाइन में से एक हाइड्रोजन की जगह एक कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। जैसे इसमें CH2 2 हाइड्रोजन तो ऐसे कैसे होंगे, और कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। एक हाइड्रोजन को हटा के मैं क्या जोड़ दूंगी, एक CH3 समूह, या कार्बन इसके साथ क्या जोड़ दूंगी, कार्बन जोड़ दूंगी, है ना। तो इसको क्या बोलूंगी मैं, 1 डिग्री कार्बेनाइन। कार्बेनाइन तो है ना, इसके ऊपर कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलूंगी 1 डिग्री कार्बेनाइन। अब दूसरे में यदि दूसरे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 कार्बन लगा देती हूँ, और ये कार्बेनाइन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, 2 डिग्री या द्वितीय कार्बेनाइन। जैसे यहाँ एक हाइड्रोजन बचता है और कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब ये कितने के साथ जुड़ा हुआ है, जब ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, तो इसको क्या बोलूंगी मैं, 2 डिग्री कार्बोनाइन, है ना। अब तृतीयक में क्या करूंगी कि इन तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 कार्बन युक्त समूह जोड़ दूंगी, है ना। तो जब इन तीनों हाइड्रोजन की जगह 3 कार्बन मैं जोड़ देती हूं, तो जो कार्बो एनाइन हमारे पास बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम, 3 डिग्री या तृतीय कार्ब एनाइन। ये तो हो गए कि हम कितनों में वर्गीकृत कर सकते हैं, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी। इसके अलावा भी कार्बेनाइंस होते हैं, जैसे एलिल कार्बेनाइन, बेंजिल कार्बेनाइन। तो एलिल कार्बेनाइन क्या होता है, एलिल कार्बेनाइन, इसमें ये तो हो गए एलिफेटिक, जिनमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड्स हो, एलिफेटिक या संतृप्त कार्ब एनाइन, एलिफेटिक या संतृप्त कार्बेनाइन हो गए, जिनके अंदर क्या हो, कार्बन कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड्स हो। एलिल कार्बेनाइन में क्या होता है, कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, इनके अंदर कार्बेनाइंस के अंदर डबल बॉन्ड भी होता है, और ये क्या होता है, असंतृप्त कार्बेनाइंस होते हैं। तो इनमें जब ऐसे समूह के बीच में इस तरीके का कोई समूह हो जिसपे कार्बन पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिल कार्बेनाइन। अब बेंजील कार्बेनाइन किसको बोलते हैं, बेंजील में अगर बेंजीन समूह पर, बेंजीन हम बोलेंगे जब बेंजीन समूह के ऊपर एक क्या जुड़ा हुआ हो, CH2 समूह जुड़ा हुआ हो, या फिर यहाँ के एक हाइड्रोजन को हटा के मैं क्या जोड़ दूं, एक फेनिल समूह जोड़ दूं, C6H5 समूह जोड़ दूं, तो उस कार्बन एनाइन को क्या बोलूंगी मैं,
बेंजिल कार्बेनाइन, तो इसको हम बोलते हैं बेंजिल कार्बेनाइन। तो इस तरीके से हम कार्बेनाइंस को देखेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, टर्शरी, एलिल और बेंजिल कार्बेनाइंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन जो हमने कार्बेनाइंस पढ़े हैं उनमें से स्थायित्व सबसे ज्यादा किसका होगा, तो हम पढ़ेंगे अब कार्बेनाइंस का स्थायित्व। तो अब सबसे पहले हम स्थायित्व की बात कर लेते हैं कि एलिफेटिक कार्बेनाइंस में कौन सबसे ज्यादा स्थायी होगा, है ना। तो एलिफेटिक में सबसे पहले तो मेथिल कार्बेनाइन CH3 माइनस, फिर 1 डिग्री कार्बेनाइन, फिर 2 डिग्री कार्बेनाइन, फिर 3 डिग्री कार्बेनाइंस आते हैं। अब इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्थायी होगा, अगर हम देखें इनका स्थायित्व, तो इसके स्थायित्व को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, प्लस आई प्रभाव द्वारा समझ सकते हैं ना। तो इसके स्थायित्व को हम प्लस आई या प्रेरणिक प्रभाव द्वारा समझ सकते हैं। प्लस आई प्रभाव क्या होता है कि ऐसे समूह जुड़े हुए हो जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो, है ना। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि इसमें मेथिल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन सबसे पहले मेथिल पर इलेक्ट्रॉन क्या है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा होने की वजह से ये क्या हो गया, क्रियाशील स्पीसीज हो गई और अस्थायी भी हो जाती है जब इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व आप और बढ़ा देते हो, क्योंकि कार्बन के पास इतनी रिक्त कक्षक नहीं होते कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रख सके, है ना। तो अगर बहुत ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या होता जाएगा, अनस्टेबल होता जाएगा या अस्थायी होता जाएगा, है ना। तो हमें करना क्या है कि ऐसे समूह जोड़ने हैं उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, तब तो वो स्थायी होगा। लेकिन अगर ऐसे समूह जुड़े हुए हो जो इलेक्ट्रॉन उसे दे रहे हो, तो कार्बो जो हमारे कार्बेनाइंस हैं वो क्या होते जाते हैं, अस्थायी होते जाते हैं। तो जो ये CH3 समूह है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, प्लस आई प्रभाव शो करते हैं। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन पर बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉन देके। अब 1 डिग्री में एक CH3 समूह है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब 2 डिग्री में 2 CH3 समूह आ गए, इलेक्ट्रॉन देने वाले और बढ़ गए। और 3 डिग्री में जब इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 हो गए तो कार्बन पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, अस्थायी हो गया, अस्थायी हो गया। तो सबसे ज्यादा अगर हम स्थायित्व का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा स्थायी होगा मेथिल कार्बेनाइन, फिर 1 डिग्री कार्बेनाइन, फिर 2 डिग्री और सबसे कम स्थायी होगा 3 डिग्री कार्बेनाइन। तो ये तो हो गई एलिफेटिक कार्बेनाइंस की बात। अब हम देखते हैं एलिल कार्बेनाइन में कि कौन कितना स्थायी होगा। तो अगर एलिल समूह की बात करूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, ये समूह होता है एलिल समूह। तो इस हम ये बात कर रहे हैं कि जब माइनस चार्ज किसी कार्बन पर बढ़ता जाता है तो वो क्या होता है, अस्थायी होता जाता है। तो अब क्या करना है, हमें ऐसे समूह लगाने हैं उसे स्थायी करने के लिए जो इसके माइनस चार्ज को कम करे, है ना। तो इसमें एलिल में संयुग्मन प्रभाव के कारण ये माइनस चार्ज कम होता जाता है। कौन सी प्रभाव के कारण, संयुग्मन प्रभाव के कारण नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है। संयुग्मन प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, अनुनाद प्रभाव भी कहते हैं। कि पहले अगर 10 मिनट तक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इसके ऊपर 5 मिनट ही रह रहा है और 5 मिनट किस पे शिफ्ट हो रहा है, दूसरे वाले कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है और उस कार्बन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड हो रहा है ना। तो ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग या संयुग्मन हो रहा है या अनुनाद हो रहा है, जिसकी वजह से जो एलिल समूह है वो क्या होता जा रहा है, स्थायी होता जा रहा है, क्योंकि इस पर दूसरी वाली स्ट्रक्चर या संरचना में अनुनाद के कारण CH2 पर क्या नहीं रहा, अब नेगेटिव चार्ज नहीं रहा, तो वो क्या हो गई,
अस्थायी नहीं हुई या स्थायी हो गई, है ना। थोड़ी सी पहले वाली से ज्यादा स्थायी हो गई, क्योंकि पहले थोड़ी देर के लिए इस पे आ गया और थोड़ी देर के लिए इस पे आ गया। तो इसके स्थायित्व का कारण क्या है, इनसे ये ज्यादा स्थायी होगी, क्योंकि इसके स्थायित्व का कारण क्या है, संयुग्मन प्रभाव या अनुनाद के कारण उसका नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन घनत्व हो रहा है वो कम होता जा रहा है। तीसरी हम बात करते हैं बेंजिल कार्ब एनाइन की। तो बेंजिल कार्ब एनाइन में CH2 समूह पर जो माइनस चार्ज है वो किसकी वलय रिंग के ऊपर की तरफ है ना। तो हमें करना क्या है, इस किसी भी स्ट्रक्चर को स्थायी करने के लिए उसके माइनस चार्ज को कम करना है। तो माइनस चार्ज को हम कम किस तरीके से करेंगे, जब ये माइनस चार्ज मैं रिंग के सारे कार्बन या वलय के सारे कार्बन पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए शिफ्ट कर दूं। तो ये होता किससे है, अनुनाद द्वारा। जो ये नेगेटिव चार्ज है इस पर जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो रिंग के या वलय के सारे कार्बन परमाणुओं पर क्या होता जाता है, अस्थानीकरण या घूमता जाता है। तो घूमने के कारण इस कंपाउंड में जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर वो कम हो जाता है कार्बन पर, और वो कंपाउंड क्या हो जाता है, स्थायी होता जाता है। तो अगर मैं इसके लिए अनुनादी संरचनाएं बनाऊं तो किस तरीके से बनेगी, यहां कार्बन पर कुछ देर के लिए डबल बॉन्ड आ गया, और जब ये मूव करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज अब दूसरे कार्बन पर आ जाएगा, और कहाँ आ जाएगा, पेरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब ये नेगेटिव कार्बन फिर से दूसरे कार्बन पर जाएगा तो नेगेटिव कार्बन कहाँ चला जाएगा, आगे वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज घूमने लगेगा, और फिर से हमें वही वाली स्ट्रक्चर मिलेगी। तो ये हो गया बेंजीन कार्ब एनाइन। तो इस तरीके से बेंजीन कार्ब एनाइन में अनुनाद के कारण सबसे ज्यादा स्थायित्व होता है ना। अगर मैं इन तीनों की बात करूं कि कौन सबसे ज्यादा स्थायी होगा, तो सबसे ज्यादा स्थायी बेंजीन कार्ब एनाइन होगा, क्योंकि इसमें अनुनाद के द्वारा इसका स्थायित्व क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाकर एक और बेंजीन रिंग लगा देती हूं तो वो इससे भी क्या होगी, ज्यादा स्थायी होगी, है ना। जिसमें अनुनाद जितना ज्यादा होगा वो कार्ब एनाइन उतना ज्यादा स्थायी होता जाएगा। फिर मेथिल कार्ब एनाइन होगा, फिर 1 डिग्री कार्ब एनाइन होगा, फिर 2 डिग्री कार्ब एनाइन होगा, और फिर सबसे कम स्थायी कौन सा होगा, 3 डिग्री कार्ब एनाइन होगा। तो इस तरीके से ये कार्ब एनाइंस के स्थायित्व का क्रम हमने देख लिया। सो ये कार्ब एनाइन का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।